सुबह का समय था, लेकिन सूरज अभी पूरी तरह जागा नहीं था। धनपुर गांव नींद और जागने के बीच की हालत में था। कच्चे घरों की दीवारों से भाप निकल रही थी। गोबर से लीपे आंगन की मिट्टी ठंडी थी। दूर कहीं से गाय की घंटी और मुर्गे की आवाज आ रही थी। गांव का असली दिल, बरगद का पेड़, हमेशा की तरह खड़ा था। उसके नीचे चारपाइयां बिछी थीं। यही जगह थी जहां लोग फैसले करते थे, झगड़ते थे, हंसते थे और फिर सब भूल जाते थे। हरिहर सिंह ने आंख खोली। छप्पर की छत से एक मकड़ी नीचे उतर रही थी। उसने गहरी सांस ली। फिर एक दिन, उसने खुद से कहा। 55 साल की उम्र में हर सुबह शरीर से पहले यादें जाग जाती थीं। उसने बाहर कदम रखा। ललिता चूल्हे के पास बैठी थी। चाय बनेगी या सीधे बहस करनी पड़ेगी? ललिता बिना देखे बोली, तुम्हारे लिए दोनों तैयार रहती है। हरिहर हल्का सा मुस्कुराया। यही मुस्कान सालों पहले इस घर की नींव बनी थी। बरगद के नीचे मर्द मोहन सिंह पहले से वहां था। चारपाई पर बैठा पांव हिला रहा था। रघुनाथ पास में बीड़ी सुलगा रहा था। श्यामू जमीन पर बैठा मोबाइल में कुछ देख रहा था। मोहन, आ गया राजा हरिहर। राजा नहीं, इस गांव का मजदूर हूँ। मजदूर जो हुक्का पीता है। हंसी गूंज गई, लेकिन ये हंसी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। मोहन ने अचानक कहा, सुना है जंगल की तरफ नई सड़क बनने वाली है। हरिहर का चेहरा सख्त हो गया। हरिहर, जंगल काट देंगे क्या? सड़क बनेगी तो गांव आगे बढ़ेगा। हरिहर उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़ेगा या जड़ से कट जाएगा? रघुनाथ बीच में बोला, अरे रुको, पहले पूरी बात तो सुन लो। लेकिन मर्दों की बातचीत हमेशा पूरी नहीं होती, बस तेज हो जाती है। उधर घर के अंदर सरोज गेहूं पीस रही थी। पिंकी पास बैठी मिट्टी से गुड़िया बना रही थी। पिंकी, काकी, पुरुष लोग क्यों रोज लड़ते हैं? क्योंकि उन्हें बोलना आता है, सुनना नहीं। और हम औरतें सुनना जानती हैं, इसलिए घर चलता है। तीनों हंस पड़ी। दोपहर को हरिहर ने कुल्हाड़ी उठाई। आज जंगल चलना है। मोहन भी चुपचाप साथ हो लिया। रास्ते में धूल उड़ रही थी। पेड़ों की छाया धीरे धीरे गहरी हो रही थी। ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं था, ये उनके जीवन का गवाह था। जंगल में कदम रखते ही गांव पीछे छूट जाता है। यहाँ हवा भी अलग तरह से बहती है, थोड़ी भारी, थोड़ी नम और बहुत पुरानी। हरिहर आगे चल रहा था। कुल्हाड़ी उसके कंधे पर थी। मोहन उसके पीछे और रघुनाथ दोनों के बीच। शामू सबसे पीछे था, कभी पेड़ गिनता, कभी चिड़ियों को डराता। शामू हंसते हुए, चाचा, ये जंगल भी हमारा ही है ना? हरिहर रुका। उसने चारों तरफ देखा। ऊंचे साल के पेड़, झाड़ियों में छुपे रास्ते और जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते। हरिहर धीमे स्वर में, हमारा नहीं है शामू, हम इसके हैं। मोहन ने ताना मारा। दार्शनिक मत बनो, कागज में जिसका नाम होता है वही मालिक होता है। हरिहर की आंखों में हल्की सी चिंगारी जली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे एक खुली जगह पर पहुंचे। बीच में एक बड़ा पत्थर था जिस पर काई जमी हुई थी। रघुनाथ ने वहीं बैठते हुए कहा, याद है, यहीं हम पहली बार रात भर रुके थे। तू डर के मारे पूरी रात जागता रहा था और तू बहादुर बनकर पेड़ से बात कर रहा था। शामू ने आंखें फैला दी। पेड़ से? हरिहर ने पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, हाँ, मोहन समझ रहा था कोई भूत है। हंसी देर तक गूंजती रही। जंगल भी मानो उनकी हंसी सुन रहा था। लकड़ी काटने का काम शुरू हुआ। कुल्हाड़ी की आवाज जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। ठक ठक ठक, पसीना बहने लगा। मोहन ने अचानक कहा, हरिहर, अगर सच में सड़क बन गई तो बुरा क्या है? हरिहर ने कुल्हाड़ी रोकी। बुरा सड़क नहीं है, बुरा ये है कि हमसे पूछा नहीं गया। कुछ देर चुपती रही। रघुनाथ ने जमीन से पत्ता उठाकर कहा, मर्द जब तक पूछता नहीं तब तक लड़ता है। उधर गांव में घर के अंदर माहौल अलग था।
सरोज ने ललिता से कहा। मोहन आजकल कुछ ज्यादा ही चुप रहने लगा है। ललिता ने आटा गूंथते हुए जवाब दिया। मर्द जब चुप होता है तो या तो थक गया होता है या कुछ छुपा रहा होता है। पिंकी बीच में कूद पड़ी। काका, झगड़ा करेंगे क्या? ललिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। झगड़ा भी प्यार का ही एक तरीका होता है। शाम होने लगी थी। लकड़ी का ढेर लग चुका था। मोहन अचानक बोल पड़ा। हरिहर, अगर सरकार मुआवजा दे तो जंगल कटना गलत नहीं। हरिहर ने कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी। पैसे से पेड़ उगेंगे? श्यामू घबरा गया। अरे चाचा, शांत हो जाओ। मोहन भी खड़ा हो गया। तू हमेशा भावना की बात करता है। और तू हमेशा हिसाब की। आवाजें तेज हो गईं। कुछ पल को लगा जैसे ये झगड़ा जंगल से भी बड़ा हो जाएगा। बस, अगर आज भी हम नहीं रुके तो कल ये जंगल नहीं रहेगा और हम भी नहीं। दोनों चुप हो गए। सूरज ढल चुका था। लकड़ी उठाए वे गांव लौट रहे थे। थकान थी लेकिन दिल में कुछ भारी सा था। श्यामू ने चुप्पी तोड़ी। चाचा, कल फिर बरगद के नीचे बैठेंगे ना? हरिहर ने आसमान की ओर देखा। जब तक बरगद है तब तक हम हैं। मोहन ने धीरे से कहा। और जब बरगद नहीं रहेगा? हरिहर ने बिना देखे उत्तर दिया। तब कहानी खत्म हो जाएगी। रात में धनपुर शांत था। घर के अंदर ललिता ने दीपक जलाया। हरिहर अंदर आया। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस दीपक की लौ हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे आने वाले तूफान का संकेत। धनपुर की सुबह उस दिन अलग थी। मुर्गा तो बोला लेकिन गांव पूरी तरह जागा नहीं। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। हरिहर सिंह की नींद अचानक खुल गई। उसने करवट बदली। ललिता जाग रही थी। नींद नहीं आई? ललिता ने बिना उसकी ओर देखे कहा। जब घर के मर्दों के मन में उलझन हो तो औरतों की नींद पहले उड़ जाती है। हरिहर चुप हो गया। सुबह होते ही बरगद के नीचे हलचल बढ़ गई। चारपाइयां और पास खिसकाई गईं। कुछ लोग खड़े थे, कुछ बैठे। गांव के बुजुर्ग धर्मदास पटेल बीच में बैठाए गए। मोहन सिंह आज अलग ही लग रहा था। वो शांत था, बहुत शांत। श्यामू बार बार हरिहर को देख रहा था। चाचा, आज बात बिगड़ेगी क्या? हरिहर ने सिर्फ इतना कहा। सच की बात कभी नहीं बिगड़ती, लोग बिगड़ जाते हैं। धर्मदास पटेल ने खांस कर आवाज साफ की। आज पंचायत इसलिए बैठी है क्योंकि जंगल की तरफ सड़क की बात चल रही है। भीड़ में हलचल हुई। मोहन उठ खड़ा हुआ। मैं कहता हूँ सड़क बने, बच्चे पढ़ेंगे, बीमार अस्पताल पहुँचेंगे। हरिहर भी उठा। सड़क बने लेकिन जंगल काट कर नहीं। भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। बिना जंगल काटे कैसे बनेगी? हरिहर ने जमीन की ओर इशारा किया। जहां हमारे बाप दादा पगडंडी से चलते थे। मोहन की आवाज तेज हो गई। तू हमेशा बीते समय में जीता है। हरिहर ने आंखों में देखकर कहा। और तू आने वाले कल में, जहां शायद कुछ बचे ही नहीं। पंचायत में सन्नाटा छा गया। पंचायत चल रही थी। औरतें घरों में इकट्ठी थीं। सरोज ने डरते हुए कहा। अगर मोहन सबके सामने हरिहर से लड़ गया तो? ललिता ने गहरी सांस ली। मर्दों की लड़ाई शब्दों से शुरू होती है और घर तक पहुंचती है। पिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काकी, पेड़ भी रोते हैं क्या? ललिता ने उसे सीने से लगा लिया। जब उन्हें काटा जाता है तो हाँ। पंचायत में धर्मदास ने अंतिम सवाल रखा। हाथ उठाओ सड़क के पक्ष में। कई हाथ उठे। जंगल बचाने के पक्ष में? फिर कुछ हाथ उठे। कम थे लेकिन मजबूत। हरिहर ने देखा, मोहन का हाथ नहीं उठा। दोनों तरफ नहीं। हरिहर चौंक गया। मोहन ने धीमे स्वर में कहा। मैं फैसला नहीं कर पा रहा। ये पहली बार था जब मोहन ने ऐसा कहा। लोग धीरे धीरे चले गए। बरगद के नीचे केवल हरिहर और मोहन रह गए। लंबी चुप्पी। फिर हरिहर बोला। कभी कभी फैसला न कर पाना भी एक फैसला होता है। मोहन की आंखें नम थीं। तू नहीं जानता मेरे बेटे ने क्या कहा है। क्या? मोहन की आवाज कांप गई। उसने कहा या तो सड़क या मैं ये गांव छोड़ दूंगा। रात को हरिहर अकेला बैठा था बरगद के नीचे। चांद ऊपर था लेकिन रोशनी ठंडी थी। उसने धीरे से कहा। कभी कभी रिश्ते पेड़ों से भी नाजुक होते हैं। धनपुर में दोपहर का समय था। धूप तेज थी लेकिन उससे ज्यादा तेज गांव में फैली खबर थी। मोहन का बेटा सुरेश शहर से लौट आया था। सफेद शर्ट, काली पैंट और आंखों में जल्दबाजी। वो सीधे पंचायत घर गया। अब बहुत हो गया,
ये गांव पीछे छूट चुका है। हरिहर दूर से सब देख रहा था। मोहन घर पहुंचा। सुरेश सामने खड़ा था। तू पंचायत में क्यों बोला? क्योंकि कोई बोल नहीं रहा तू यहाँ का नहीं रहा। और आप आज तक यहाँ के ही नहीं बने। शब्द चाकू की तरह थे। मोहन चुप हो गया। शाम को बरगद के नीचे हरिहर और सुरेश आमने सामने थे। चाचा, आप भावना में जीते हैं और तुम फायदे में। दुनिया फायदे से चलती है। हरिहर ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। ये फायदा नहीं पूछती, फिर भी सबको पालती है। सुरेश कुछ नहीं बोला। रात को जंगल की तरफ अचानक आग दिखाई दी। गांव में हड़कंप मच गया। आग आग की आवाजें गूंजने लगीं। हरिहर सबसे आगे दौड़ा। मोहन, रघुनाथ, श्यामू सब पीछे पीछे। पेड़ जल रहे थे। धुआं आसमान तक जा रहा था। चाचा, जंगल मर रहा है। आज नहीं बचाया तो कभी नहीं बचेगा। आग बुझाते बुझाते सुरेश वहां पहुंचा। उसके हाथ जले हुए थे। मोहन चौंक गया। ये आग? सुरेश की आंखें झुक गईं। मैंने नहीं चाहा था, बस सफाई के लिए आग लगाई थी। हरिहर ने उसकी ओर देखा। आग हमेशा सुनती नहीं। सुरेश फूट फूट कर रो पड़ा। आग बुझ गई थी। जंगल का एक हिस्सा काला पड़ चुका था। हरिहर वहीं बैठ गया। मोहन उसके पास आकर बैठा। गलती हो गई। हरिहर ने थके स्वर में कहा। गलती नहीं, सबक है। उन्होंने जलते जंगल को देखा। अगली सुबह धनपुर शांत था, लेकिन ये शांति भारी थी। सुरेश ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था। मोहन चुप था। हरिहर बरगद के नीचे खड़ा पेड़ को देख रहा था। अब अंतिम लड़ाई अभी बाकी है। धनपुर की सुबह उस दिन धुएं की गंध लेकर आई। जंगल का एक हिस्सा अब भी काला पड़ा था। पेड़ों के तने जले हुए, पत्तियां राख बन चुकी थीं, लेकिन सूरज फिर भी उगा। हरिहर सिंह बरगद के नीचे बैठा था। हुक्का सामने रखा था, पर आज उसने कश नहीं लिया। बरगद के पत्ते हवा में हिल रहे थे, मानो कुछ कहना चाहते हों। रघुनाथ आकर बैठ गया। आज पंचायत फिर बैठेगी। हरिहर ने सिर हिलाया। आज नहीं बैठेगी, आज फैसला होगा। गांव के बाहर बस स्टैंड पर सुरेश खड़ा था, एक छोटा सा बैग और आंखों में थकान। मोहन उसके सामने खड़ा था। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर सुरेश बोला। बाबू, मैं भाग नहीं रहा, बस समझ नहीं पा रहा कि इस गांव में मेरी जगह क्या है। मोहन की आवाज भारी हो गई। हमने तुझे जगह नहीं दी, ये हमारी गलती है। सुरेश ने पहली बार अपने पिता को इतना टूटा देखा। अगर जंगल बच गया तो शायद मैं भी लौट आऊं। बस आ गई। सुरेश चढ़ गया। मोहन वहीं खड़ा रहा जब तक धूल बैठ नहीं गई। बरगद के नीचे पूरा गांव इकट्ठा था। आज न कोई हंसी थी न शोर। धर्मदास पटेल धीरे से बोले। कल की आग ने हम सबको जला दिया है। अब बोलो, सड़क या जंगल? हरिहर उठ खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा। पुरुष, औरतें, बच्चे। मैं सड़क के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस रास्ते के खिलाफ हूँ जो हमें हमसे ही काट दे। एक आदमी बोला। तो उपाय क्या है? हरिहर ने बरगद की ओर इशारा किया। जैसे ये पेड़ रास्ता रोकता नहीं, छाया देता है, वैसी सड़क चाहिए। भीड़ में हलचल हुई। मोहन आगे आया। अगर जंगल के अंदर सड़क नहीं जाएगी तो हमारी जमीन जाएगी। हरिहर ने सिर झुकाया। मेरी जमीन ले लो। और हमारा घर? हरिहर ने उसकी ओर देखा। आंखें नम थीं। अगर जंगल बचेगा तो घर फिर बन जाएगा। कुछ दिन बाद सरकारी कागज आए। सड़क का रास्ता बदला गया। हरिहर की जमीन और उसका पुराना घर सड़क में आ गया। गांव ने देखा जब घर तोड़ा गया, हरिहर वहां खड़ा था। न रोया न चिल्लाया, बस मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। श्यामू रो पड़ा। चाचा, आप सब कुछ खो बैठे। हरिहर मुस्कुराया। नहीं रे, आज पहली बार कुछ बचाया है। कुछ महीने बाद नया घर, छोटा लेकिन खुला। जंगल हरा होने लगा था। बरगद अब भी खड़ा था। एक शाम सुरेश लौट आया। उसने हरिहर के पैर छुए। चाचा, मुझे समझ आ गया, विकास तब तक अधूरा है जब तक जड़ें जिंदा ना हों। हरिहर ने उसे उठाया। अब बोलना सीख लिया है तो सुनना भी सीख ले। रात। बरगद के नीचे फिर चारपाइयां लगी थी। हंसी थी, बातें थीं, तकरार भी थी।
लेकिन अब उनमें डर नहीं था। हरिहर ने आसमान की ओर देखा। मिट्टी, मर्द और रिश्ते तीनों तभी बचते हैं जब कोई अपने हिस्से से ज्यादा दे।